ये हमारा लास्ट वीडियो है राजस्थान के फिजिकल डिवीजन का, और इस वीडियो में मैं जितना भी बचा कुचा जो भी कोर्स रह गया होगा, जो भी पार्ट्स रह गए होंगे, उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और राजस्थान फिजिकल डिवीजन की जो हमारी कंप्लीट सीरीज है, ये देखने के बाद आपके पास में इतना मैटर, इतनी विषय सामग्री एकत्रित हो जाएगी जिसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो या तो 8 से 10 किताबों का अध्ययन कर लो, या सबसे अच्छा है कि जो मैंने राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के जो वीडियो अपलोड किए हैं, और इस वीडियो को मिलाकर लगभग 27 पार्ट हो जाएंगे, या फिर ये 27 पार्ट देख लो। और इतने वीडियो देखने के बाद आपके पास जो मैटर होगा वो राजस्थान की बेस्ट से बेस्ट, टॉप से टॉप कोचिंग संस्थान, जो महंगे से महंगा कोचिंग संस्थान होगा, उससे भी कहीं ज्यादा फैक्ट्स आपके पास में, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये जो बचा कुचा विषय है, इसको कंप्लीट कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, और उस क्वेश्चन के विकल्पों के माध्यम से बचे हुए इस संपूर्ण विषय को हम समाप्त कर देंगे। तो उस क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं। ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन ज्ञात करो, यानी हमको ट्रू स्टेटमेंट यहां बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 8 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। जांच करनी है ये सही है या गलत है। दूसरा है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर, ये गलत टाइप हो गया, वह आएगा यहां पर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट टीले नुमा पहाड़ियों को पीडमांट कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट है, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को आबू गुलाब कहा गया है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। अब हमको यह जांच करनी है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट था, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है, तो इस विकल्प के बहाने मैं इस विषय वस्तु से संबंधित पूरी ही जानकारी आपको डिटेल से दे देता हूं। तो राजस्थान के मैप की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, वीसी मिश्रा जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। अर्थात राजस्थान में कहां पहाड़ हैं, कहां मैदान हैं, कौन सा भाग शुष्क है, कौन सा भाग अर्ध शुष्क है, कहां नहरें हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखना, पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, वीसी मिश्रा। ठीक है साहब, इनके द्वारा एक किताब आई थी सन 1968 में, और उस किताब का नाम था राजस्थान का भूगोल। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, खरीद लेना। और वो किताब थी राजस्थान का भूगोल, लेकिन इसको पढ़ने का कोई ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं, तो इसलिए केवल नाम ध्यान रखना। ये जो किताब प्रकाशित हुई थी, ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई थी, अर्थात NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, अब वीसी मिश्रा ने राजस्थान को टोटल 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ये 7 भौगोलिक प्रदेश कौन से थे, समझना एक बार। एक तो था ये नहरी क्षेत्र, जहां ये मैं पेन चला रहा हूं, जैसलमेर का उत्तरी भाग, फिर बीकानेर का पश्चिमी भाग, और ये फिर हमने ये पूरा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को यहां पर कवर कर लिया। तो वीसी मिश्रा के अनुसार उन 7 भागों में से एक भाग तो ये हो गया जिसको कहा गया नहरी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश में कौन सा आ गया, एक तो जैसलमेर का ये उत्तरी भाग, एक बीकानेर का ये पश्चिमी भाग, और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हालांकि इन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसमें हनुमानगढ़ का नाम नहीं लिया, क्योंकि 1966 में इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया था, और फिर 1968 में इनकी लिखी हुई किताब राजस्थान का भूगोल आई थी। तो उस समय तक हनुमानगढ़ जिला स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं आया था। हनुमानगढ़ जो है वो श्री गंगानगर जिले का ही पार्ट हुआ करता था। अब हालांकि जब ये विषय आया तो इसके संबंध में भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो हनुमानगढ़ है, ध्यान रख लेना कि ये जो जिला है हनुमानगढ़, ये 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया था।
और श्रीगंगानगर जिले को तोड़कर इस हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था। अब हालांकि ये जो विषय है हमारे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के पार्ट से अलग है, लेकिन फिर भी ये जो जिले का पार्ट आ गया कि हनुमानगढ़ जिले का निर्माण 12 जुलाई 1994 में कराया गया था, तो इसी के साथ राजस्थान के मैं चाहता हूं कि आप कुछ जिले और ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं राजस्थान के एक बार सारे जिले भी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जिले का कब कब निर्माण कराया गया और कौन कौन से जिले को तोड़कर वो जिला बनाया गया। तो ध्यान रखना। पहले आप इधर आ जाइए, ये धौलपुर पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस अपने उसी विषय पर लौट कर आ जाऊंगा। धौलपुर बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, किसको तोड़कर? ये जो दिख रहा है जहां मैं पूरी आउटलाइन चला रहा हूं, ये वाला हिस्सा, तो ये भरतपुर है, और उस समय भरतपुर जिले के अंतर्गत ही ये धौलपुर आया करता था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? हम जानते हैं कि धौलपुर का ये जो क्षेत्र है ये बीहड़ भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है और डाकुओं की समस्या बहुत थी इस क्षेत्र में। इसीलिए ये धौलपुर का क्षेत्र भरतपुर के जिला मुख्यालय से बहुत दूर आया करता था और यहां की डाकुओं की समस्या पर काबू पाने के लिए यह आवश्यक था कि यहीं का प्रशासनिक तंत्र धौलपुर में ही बैठा करे। इसी के कारण भरतपुर से अलग करके धौलपुर जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद 3 और जिले आप ध्यान रखें जो एक ही तारीख को गठित किए गए थे। वो जिले हैं, एक तो आपका 12, ये वाला, ये किससे अलग किया गया? तो मैं यहां आउटलाइन भी कर देता हूं। ये कोटा है और ये है आपका 12, अर्थात 12 जो है ये कोटा को तोड़कर बनाया गया। तो एक तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 12 की, ये आउटलाइन, ये हो गया 12 अलग से। फिर एक है ये आपका दौसा, और ये दौसा किसको तोड़कर बनाया गया? ये जो जयपुर दिख रहा है, पहले जयपुर के जिले के अंतर्गत ही ये दौसा जिला आया करता था, लेकिन दौसा भी अलग कर दिया गया। 12 दौसा और राजसमंद, ये हो गया राजसमंद। तो एक ही दिनांक को ये 3 जिले बनाए गए। इनसे पहले कौन सा बनाया गया था? धौलपुर। ये क्लियर कर दूं थोड़ा सा, इनसे पहले बनाया गया था धौलपुर। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को, और ये राजस्थान का 27वां जिला था, ध्यान रखना, 27वां। फिर 28वां, 29वां और 30वां। 28वां बना आपका 12, 29वां बना आपका दौसा और 30वां बना आपका राजसमंद। याद रखना भी बड़ा आसान है कि पहले 12 को रखें या दौसा को रखें या राजसमंद को रखें। तो देखो 12 किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। दौसा किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से। राजसमंद किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। तो अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है बी, तो ये हो गया 28वां, फिर आता है डी, ये हो गया 29वां, और फिर आता है आर, तो ये हो गया 30वां। आ गई बात समझ में? ये तीनों एक ही दिनांक को बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को। बात आई समझ में? 12 कोटा को तोड़कर, मैप देख लेना आप, मैं बोलता हूं, 12 कोटा को तोड़कर, दौसा जयपुर को तोड़कर और राजसमंद उदयपुर को तोड़कर, ये इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया होगा यहां, ये उदयपुर को तोड़कर ये बनाया गया। क्लियर है? इसके बाद आता है 31वां जिला। तो 31वां जो आपका जिला बनाया गया था वो ये था हनुमानगढ़, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये हनुमानगढ़ जिला जो 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था, और ये था राजस्थान का 31वां जिला। ठीक है, इसके बाद बनाया था करौली। तो ध्यान देना, करौली के लिए यहां पर आ जाओ। ये एक जिला आपको दिख रहा है सवाई माधोपुर, रेड कर लेता हूं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ये सवाई माधोपुर। तो करौली पहले सवाई माधोपुर का ही पार्ट होता था, ये करौली आ गया पूरा ये। लेकिन बाद में सवाई माधोपुर से इस वाले जिले से तोड़कर ये करौली जिला बनाया गया। ठीक है, और ये कौन से नंबर का था? ये था आपका 32वां जिला। कब बनाया गया था ये? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 में। और सबसे अंतिम जो जिला बनाया था राजस्थान का वो था प्रतापगढ़। इधर आ जाओ, प्रतापगढ़ के लिए ये रहा, ये प्रतापगढ़। और ये था राजस्थान का सबसे अंतिम, अर्थात 33वां जिला। वर्तमान में
आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड में कर रहा हूं 18 अप्रैल 2020 को, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। भविष्य में यदि कोई और जिला बन जाता है तो वो 34वां जिला होगा, लेकिन आज तक ये अंतिम और 33वां जिला था, जो कि 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 26 जनवरी 2008। इसके संबंध में कुछ ध्यान रख लेना कि ये जो जिला था प्रतापगढ़, ये 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। 3 जिलों को, अब तक जितने भी जिले थे वो एक एक को तोड़कर बनाए गए हैं, ये 3 को तोड़ा गया था। एक तो तोड़ा गया था इसके लिए उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से लिया गया था धरियावाद, धरियावाद। एक आपका लिया गया था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से लिया गया था पीपल खूंट, यहां लिखता हूं, ये हो गया पीपल खूंट। और एक तोड़ा गया था चित्तौड़ को, और चित्तौड़ से 3 भाग लिए गए थे, यहां पर लिखता हूं, एक तो छोटी सादड़ी, एक अरनोद और एक प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, सादड़ी कौमा अरनोद और प्रतापगढ़, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, एक बार इसको मैं दोहरा देता हूं। मैं आपको क्या बता रहा था कि राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहला प्रयास वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। 1966 में इन्होंने प्रयास किया। 1968 में इनके द्वारा लिखी गई एक किताब राजस्थान का भूगोल आई, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया, और इनके द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। फिर मैंने आपको यह बताया कि एक तो था नहरी क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और श्रीगंगानगर का भाग आ गया। श्रीगंगानगर के साथ ही उस समय हनुमानगढ़ का भाग भी सम्मिलित था। और फिर मैंने आपको इसी के हनुमानगढ़ के साथ राजस्थान के कब कब कौन कौन से जिले, कौन से क्रम के जिले बनाए गए थे, वो भी मैंने आपको बताया। राजस्थान का जो 27वां जिला बनाया गया था वो धौलपुर बनाया गया था 15 अप्रैल सन 1982 ईस्वी को, और धौलपुर को भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद फिर 28वां, 29वां और 30वां, ये जो 3 जिले बने थे, ये एक ही दिनांक को बने थे, 10 अप्रैल 1991 को। 28वां जो जिला बना था वो 12 था, 29वां जो जिला बना था वो दौसा था, और 30वां जो जिला बनाया गया था वो राजसमंद था। 12 कोटा से अलग करके बनाया गया था, दौसा जयपुर से अलग करके बनाया गया था, और राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद जो 31वां जिला आया था वो था हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ को श्रीगंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था, और यह अलग किया गया था 12 जुलाई सन 1994 ईस्वी को। इसके बाद फिर जो 32वां जिला था वो था आपका करौली, और करौली को सवाई माधोपुर से तोड़कर अलग किया गया था, और इसको बनाया गया था 19 जुलाई 1997 को। और फिर सबसे अंतिम जो जिला था वो 33वां जिला, जो कि प्रतापगढ़, जिसको 26 जनवरी 2008 को बना दिया गया था। और प्रतापगढ़ को बनाने के लिए राजस्थान के 3 जिलों को तोड़ा गया था। एक तो उदयपुर को, उदयपुर से धरियावाद को लिया गया, बांसवाड़ा से आपके पीपल खूंट को लिया गया, और चित्तौड़ से 3 जगहों को लिया गया। एक तो छोटी सादड़ी, एक आपका प्रतापगढ़, और एक आपका हो गया अरनोद। इन स्थानों को लिया गया, ठीक है। ओके, तो ये तो मैं अब हटा देता हूं, और वापस हमारे वीसी मिश्रा साहब पर ही आ जाते हैं, ठीक है। जितना भी आपको फैक्ट्स मिले, जितना भी मैं आपको पचाने के लिए कहूं, उसको पचाते जाओ, याद करते जाओ, करते जाओ, और रटने का कोई काम है नहीं, क्योंकि मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है साहब। तो ये 7 प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया, 7 प्रदेश, और पहला मैंने आपको बताया ये नहरी क्षेत्र, ठीक है। इनके द्वारा एक और बताया गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब पश्चिमी शुष्क प्रदेश में इन्होंने कौन सा भाग लिया, तो ध्यान देना, ये रेड से मैं कर रहा हूं, ये हो गया आपका जैसलमेर का ये बचा हुआ भाग, जैसलमेर आ जाओ। इसके बाद फिर ये आप आ जाओ बाड़मेर, और बाड़मेर से सीधे ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दो। फिर ये जोधपुर का ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका, अर्थात पश्चिमी पार्ट। नागौर का भी ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका पश्चिमी, और इसके बाद फिर चूरू का जो हो गया ये आपका हो गया उत्तर पश्चिमी हिस्सा, और ये हो गया आपका ये भाग जो कौन सा था, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए अब मैं नीली लाइन कर देता हूं और ये समझाता हूं। इसके लिए आप आ जाओ एक तो जालौर में, ठीक है साहब। जालौर के बाद यहां पर आ जाओ पाली में, इस पाली को ले लो, इधर से पाली को ले लो, इधर यहां जालौर से ऊपर ये जोधपुर का ये वाला भाग ले लो, अर्थात कौन सा शेष जो बचा रह गया जोधपुर का, ये दक्षिण पूर्वी भाग।
फिर नागौर का जो शेष बचा हुआ भाग रह गया ये वाला ले लो। इसके बाद फिर इस चूरू के शेष बचे हुए भाग को अर्थात दक्षिण पूर्वी भाग को ले लो और फिर ये पूरा झुंझुनू और ये सीकर को सम्मिलित करते हुए इस नागौर को लेते हुए और इस लाइन को यूं मिला दो और ये कौन सा भाग हो गया? अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है साहब। इसके बाद इन्होंने बताया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश वैसे तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा इस प्रदेश को बहुत ही छोटा रखा गया। कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया था समझना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं और अब मैं कलर ले लेता हूं ये आसमानी। इन्होंने लिया एक तो ये सिरोही, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिया ये राजसमंद। हालांकि राजसमंद इन्होंने लिखा नहीं क्योंकि राजसमंद हमको पता है राजसमंद बाद में बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को, तो इन्होंने उदयपुर ही बोला और उदयपुर का ही भाग राजसमंद हुआ करता था। खैर ये राजसमंद हो गया, राजसमंद के बाद ये उदयपुर हो गया और नीचे ये डूंगरपुर का ये भाग इन्होंने लिया यहां तक और ये पार्ट इन्होंने ये कर दिया डब्बा बंद। और ये कौन सा हो गया था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया आपका अरावली, एक मिनट, अरावली। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इन्होंने बताया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। अब दक्षिण पूर्वी कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी यही वाला भाग आएगा, इधर का दक्षिण पूर्वी। तो मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूं कि इन्होंने कौन कौन से जिले हमको बताए थे। तो यहां अब मैं कर लेता हूं रेड पेन। अब ये देखो डूंगरपुर का जो भाग बचा रह गया, कौन सा भाग? पूर्वी भाग रह गया। पश्चिमी भाग को तो पहले ही सम्मिलित कर लिया था, तो ये पूर्वी भाग रह गया। फिर ये बांसवाड़ा आ गया, फिर ये आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ चित्तौड़ के साथ ही सम्मिलित किया। ये इधर आ गया आपका चित्तौड़ और फिर ये यहां से इस काली लाइन को तो हटा देते हैं, यहां से इन्होंने कोटा का कुछ भाग छोड़ते हुए बाकी पूरा ये 12 वाला ये सारा क्षेत्र सम्मिलित कर लिया और इसको नाम दे दिया क्या? इसको नाम दिया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। पठारी क्षेत्र नाम नहीं दिया था, क्या? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके बाद जो अगला कहा वो था आपका ये सवाई माधोपुर और ये धौलपुर तक की एक बीहड़ पट्टी बताई इन्होंने और इसको कहा चंबल बीहड़ पट्टी, चंबल बीहड़ पट्टी। क्योंकि हमको पता है इस क्षेत्र में, हालांकि इसके अतिरिक्त भी और क्षेत्रों में चंबल नदी प्रवाहित होती है, जगह को काटती है और उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण करती है जिसको हम बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो वीसी मिश्रा ने इस क्षेत्र को कहा चंबल बीहड़ पट्टी। और अब जो बचा हुआ रह गया ये वाला भाग, जिसको अब मैं ये ब्लैक कलर से शेडो कर देता हूं, ये जिसमें बता ही देता हूं, जिसमें आपका ये भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली का कुछ भाग, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, ये जो पार्ट आ गया जिसको मैं शेडो कर रहा हूं, ये आ गया आपका पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। क्या? पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक, इतना ही लिख देता हूं, औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश। तो वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया और राजस्थान को 7 भागों में इनके द्वारा विभाजित किया गया। मैं बोल रहा हूं, आप इमेज पर देखते रहो। कौन से 7 भाग? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 भाग इनके द्वारा बताए गए। क्लियर? ठीक है। तो ये पहला प्रयास तो हो गया, लेकिन इसके बाद फिर दूसरा प्रयास भी किया गया और दूसरा जो प्रयास किया गया वो A.K. सेन के द्वारा किया गया सन 1968 ईस्वी में ही। A.K. सेन कब किया? 1968 में। ये भी कोई महत्व का नहीं है और पिछला जो आपने पढ़ा था वीसी मिश्रा वो भी कोई ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पिछले वाले से आपसे पूछा जाए तो पूछ सकता है कि पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, कौन सी पुस्तक लिखी गई, कितने भागों में विभाजित किया गया और कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया। इसीलिए मैंने संपूर्ण डिटेल आपको दे दी। ठीक है। पहला प्रयास वीसी मिश्रा, दूसरा जो प्रयास है वो A.K. सेन के द्वारा किया गया और तीसरा जो प्रयास किया गया वो 1971 में राम लोचन सिंह के द्वारा किया गया। ये दूसरा और तीसरा राम लोचन सिंह
कब किया? 1971। इन्होंने क्या किया? राजस्थान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया। एक तो जो भाग था, ध्यान देना, यहां लिख लेते हैं इसके आगे, एक तो था राजस्थान और दूसरा इन्होंने कहा राजस्थान पठार। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया, एक तो कहा राजस्थान और एक कहा इन्होंने राजस्थान पठार। ठीक है, इसके बाद इन दो भागों को फिर इन्होंने 1, 2, 3 और 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया और फिर उन 4 भागों को भी इन्होंने 12 भागों में तोड़ा। तो पहले 2 भाग, फिर उनसे बनाए 4 भाग और उनसे बनाए 12 भाग। तो ये तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया था वर्ष 1971 ईस्वी में। इसके बाद एक और प्रयास किया गया था वर्ष 1994 ईस्वी में, या नीचे लिख देते हैं। तो चौथा प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एक तो थे साहब प्रोफेसर तिवाड़ी जी और एक थे प्रोफेसर सक्सेना जी। ठीक है, इनके द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। ये 1994 ईस्वी में। ठीक है, इनके द्वारा एक किताब प्रकाशित हुई थी और वो था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। वो किताब कौन सी थी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब इन्होंने जब राजस्थान को भौगोलिक विभागों में वर्गीकृत किया तो उसके लिए इन्होंने कुछ आधार बनाए। आधार क्या थे कि एक तो राजस्थान का धरातल कैसा है, एक राजस्थान की जलवायु कैसी है, इसके अतिरिक्त राजस्थान की वनस्पति कैसी है, और इन सब को जोड़ते हुए राजस्थान की कहां कहां कौन कौन सी प्रशासनिक सीमाएं हैं, अर्थात कहां कौन सा जिला है, कहां कौन सा जिला है। तो इन सारों को सम्मिलित करते हुए इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक विभागों को वर्गीकृत करने का काम किया था। तो ये 4 प्रयास हुए। पहला वीसी मिश्रा के द्वारा हुआ था, दूसरा ए.के. सेन के द्वारा हुआ था, तीसरा रामलोचन सिंह के द्वारा और चौथा प्रोफेसर तिवाड़ी और सक्सेना के द्वारा। क्लियर? तो अब हम अपने उस सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल का जो पहला विकल्प है, अब आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्या है कि हमको पता करना था सही कथन ज्ञात करो, और पहला है वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 8 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया। तो ये गलत। क्यों गलत? 8 में थोड़ी किया था, 7 में किया था। दूसरे स्टेटमेंट पर आ जाओ। दूसरा है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो पहले देखें ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, क्यों चलाया गया, कब चलाया गया और कौन से जिलों के अंतर्गत चलाया गया, और इसी के बहाने कुछ और कार्यक्रम भी देख लेंगे। तो चलते हैं राजस्थान के मैप की तरफ। ये तो हटा देता हूं सारा, ये लो साहब। और अब बात करेंगे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। क्या आप बता सकते हो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए हमको किस ओर चलना पड़ेगा? राजस्थान के दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में, या किस ओर चलना पड़ेगा? अब तो इतना पढ़ चुके हो तो अब तो अपने आप से बता ही सकते हो कि साहब किधर चलना है। कौन सा कार्यक्रम है? ये लिखता हूं यहां पर, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है भैया, ध्यान देना। ये जो डांग क्षेत्र, वैसे हमको पता है कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उन क्षेत्रों को विशेष रूप से हम डांग क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया ये राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया था। कौन से 8 जिले? जिले बताने की बजाय मैं संभाग बता देता हूं, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। एक तो भरतपुर संभाग और एक कोटा संभाग। आसान हो गया ना काम। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ये देखो, ये भरतपुर, फिर ये करौली, ये सवाई माधोपुर और ये धौलपुर। 4 जिले तो ये हो गए। ट्रिक मैं बता ही चुका हूं पिछले वीडियोस में, दोहरा देता हूं। इन भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं बताया था मैंने, फिजिकल डिवीजन में नहीं बताई थी ट्रिक, एक अलग से वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने राजस्थान के सारे संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसकी ट्रिक बताई थी। खैर बता देता हूं। भरतपुर संभाग के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सभा में जाओ, जैसे गांव में लगती है ना सभा पंचायत वगैरह में, तो सभा में बड़े बूढ़े बैठे होते हैं। तो सभा में जब आप जाओगे तो सभा में जाके आपको धोख देनी है। सभा में, एक मिनट इसको सही करूं, ये मैप हिल गया।
इसको हटाना पड़ेगा। सभा में क्या करना है, धोक देनी है। स से सवाई माधोपुर, भय से भरतपुर, धो से धौलपुर और कै से करौली। तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हो गए। ये मैं फिल गया, मुझे एक बार जल्दी से बनाना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा हो गया जो मैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया भरतपुर संभाग, ठीक है। थोड़ा और ध्यान रख लेना, ये वैसे राजस्थान का बनाया हुआ राजस्थान का सबसे अंतिम संभाग है, 7वां संभाग है ये भरतपुर संभाग, जिसको 4 जून 2005 में बनाया गया था। और संभाग से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रख लेना कि संभागीय व्यवस्था पहले थी राजस्थान में, लेकिन अप्रैल 1962 में, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, अप्रैल 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को क्रॉस यानी खत्म कर दिया गया था। और उस समय हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और कई बार भले ही आरएस का एग्जाम हो या और भी एग्जाम हो, कई बार पूछा हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। 8 जिले जहां 2 संभाग आते हैं, एक भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ट्रिक थी सभा में धोख, यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर मैंने आपको ये बताया कि भरतपुर राजस्थान का सबसे अंतिम और 7वां संभाग है, जिसको 4 जून 2005 में बनाया गया था। और संभागीय व्यवस्था के साथ ही मैं थोड़ी सी ये भी बात करने लग गया कि राजस्थान में सन 1962 में, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा फिर से इस संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था। हरिदेव जोशी, खैर ये हमारे विषय से अलग बात थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने कर ली, ठीक है। वापस पॉइंट पे आ जाता हूं कि एक तो ये भरतपुर संभाग हो गया और दूसरा हो गया कोटा संभाग। तो ये कोटा संभाग में एक तो आपका आ गया कोटा आ गया, एक ये बूंदी आ गया, एक ये इधर झालावाड़ आ गया, और ये आ गया आपका 12। तो कोटा संभाग में ये आपके 4 जिले आ गए। कौन से? कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़, ठीक है। तो राजस्थान के इन 8 जिलों में ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2005-06 में, वित्तीय वर्ष 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इन 8 जिलों की टोटल 26 पंचायत समितियां थी। टोटल 26 पंचायत समितियां, और इन 26 पंचायत समितियों के 394 ग्राम पंचायतें हैं। 394 ग्राम पंचायत, इन ग्राम पंचायतों में ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूं ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा है, वह वित्तीय वर्ष 2019-20 की। आप भी चाहो तो राजस्थान की विधानसभा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इस समय वैसे भी लॉकडाउन में बाहर कोई भी बुक डिपो आपको खुला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया तो समझना, इसका नाम ही है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी इधर की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है, बीहड़ भूमि है, इसीलिए इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। आधारभूत सुविधाएं यानी पानी मिले, बिजली मिले, सड़क अच्छी हो, इन सबके विकास के लिए, इन आधारभूत सुविधाओं को देने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्लियर? लगे हाथ कुछ और कार्यक्रमों की भी बात कर लेते हैं। एक और कार्यक्रम है आपका, और वो है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये राजस्थान के, ध्यान देना, 5 जिलों में है। कौन से 5 जिलों में? इधर आ जाओ। एक तो आ जाओ इसमें पाली में, पाली आता है जोधपुर संभाग में। अब ये संभाग की ट्रिक आप देख लेना, सारा मैं अब यहां चर्चा नहीं करूंगा। एक आ जाओ यहां अजमेर में, एक आ जाओ यहां भीलवाड़ा में, ये दोनों आते हैं अजमेर संभाग में। एक आ जाओ राजसमंद में, एक आ जाओ चित्तौड़ में, ये दोनों आते हैं उदयपुर संभाग में। इसका अर्थ यह है कि उदयपुर संभाग के 2 जिले राजसमंद और चित्तौड़, जोधपुर संभाग का 1 जिला पाली, और अजमेर संभाग के 2 जिले अजमेर और भीलवाड़ा।
तो इन 5 जिलों में ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, शुरू किया गया, और वर्ष 2005-6 में ही इसको शुरू किया गया था। कब? 2005, 5-6 में। कौन से जिले? पाली, फिर अजमेर, अजमेर का ही भीलवाड़ा, उदयपुर संभाग में कौन सा आया था? चित्तौड़ और राजसमंद। ठीक है भैया। अब ध्यान देना, जब ये कार्यक्रम संचालित किया गया था, अर्थात जब ये शुरू किया गया था, तो टोटल यहां इन 5 जिलों के 14 ब्लॉक में, 14 खंडों में इसको शुरू किया गया था। 14 खंड, लेकिन वर्तमान में ये 16 खंड में संचालित है। 16 खंड या 16 ब्लॉक में। इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझ लेना। इसी क्षेत्र में जब आप जाएंगे जहां ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है, तो इसी भाग में कुछ क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो जिन भागों में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उन हिस्सों को छोड़कर जो शेष भाग बचते हैं, उन भागों में ही ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर है? अब ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया? तो यहां इन क्षेत्रों की कुछ समस्या थी। जनजातियों को छोड़कर बात कर रहा हूं मैं। क्या समस्या थी? कि भैया यहां के लोग है ना, पलायन कर रहे थे, कि अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे, शहरों की तरफ भाग रहे थे ताकि उनको रोजगार मिले। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहां पर पानी की समस्या हो रही थी। इसके कारण वो लोग अपने पशुओं को भी नहीं पाल पा रहे थे। कृषि की भूमि की भी समस्या हो रही थी। तो इसीलिए सरकार ने उनको पशुधन में सहायता की, पीने का पानी उपलब्ध कराया, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। इसी के साथ एक और कार्यक्रम ध्यान रख लेना, और वो है आपका मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ध्यान रखना, ये जो सारे डाटाज मैं आपको बता रहा हूं, यह आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है। तो अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात के लिए इधर आ जाओ, अलवर का भाग, ये जहां मैं ब्लैक पेन चला रहा हूं, और ये हो गया आपका भरतपुर का भाग। देखो बाकी हटा दूं क्या मैं, थोड़ा सा साफ साफ हो जाएगा ना, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो ये अलवर का भाग और यहां पर ये भरतपुर का भाग। यहां पर क्या है भैया, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को हम कहते हैं मेव। मेव जाति के कारण हम कहते हैं मेवात। दरअसल इस क्षेत्र में मेव मुसलमान रहते हैं, और मेव मुसलमानों का बाहुल्य होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है मेवात। ठीक है। तो इस मेवात क्षेत्र के 12 ब्लॉक हैं। इसको हटाओ एक बार। इस मेवात क्षेत्र के टोटल 12 ब्लॉक हैं, यानी 12 खंड, जिनमें ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कब शुरू किया गया था? 1987-88 में, 1987-88 इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था। क्या उद्देश्य था इसका? एक तो ये कि लोगों को आधारभूत सुविधाएं मिले, यानी बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, और दूसरा ये था कि इस क्षेत्र में जो युवा रहते हैं, उन युवाओं के लिए रोजगार तो है, लेकिन रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाए। जितने रोजगार के अवसर हैं, उनके साथ साथ और भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। तो इन्हीं उद्देश्यों से इस मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चलाया गया। क्या उद्देश्य था? एक तो आधारभूत विकास, समझ में आ रहा है ना इसका मतलब क्या है? बिजली, पानी, सड़क, यही तो होती है आधारभूत जरूरतें। और रोजगार सृजन, अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, अतिरिक्त रोजगार सृजन। सृजन यानी बढ़ाना, सृजित करना यानी कि अवसर पैदा करना। तो ये भैया कार्यक्रम हो गए आपके, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम चलते हैं हमारे उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ। तो कहां गया? ये दूसरा था क्या? ये इसको हटा लो एक बार।
कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया है। गलत। भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों को थोड़ी लिया है, भरतपुर और कोटा संभाग के तो सारे ही जिलों को ले लिया, भरतपुर के भी सारे ले लिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और कोटा के भी सारे ले लिए, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इन दोनों संभागों के सारे ही जिलों को लिया गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि कुछ जिलों को लिया गया है, जो कि गलत है। अगला स्टेटमेंट देखें कि राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट टीले नुमा पहाड़ियों को पीडमांट कहा जाता है। क्या है पीडमांट? ध्यान देना, ये जैसे एक पहाड़ी दिख रही है आपको, ठीक है। अब यहां मान लो कोई नदी बहती है, बहती हुई आती है, ये बहती हुई आई, ये बहती हुई आई, ये बहती हुई आई, ये नदी अब धीरे 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 क्या करेगी, ये नदी इस पहाड़ी को काटना शुरू कर देगी, और काटते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये पहाड़ी की बजाय आपको ऐसे छोटा सा टीला ही दिखेगा, ये छोटा सा टीला रह गया, और इसी टीले नुमा आकृति को कहते हैं पीडमांट, ठीक है। अब ये राजस्थान में कहां है, तो राजस्थान के मैप पर आ जाओ, इसको तो साफ करना पड़ेगा मुझे, ये हटाओ, ठीक है। तो राजस्थान में आ जाओ आप, राजसमंद, राजसमंद से एक नदी निकलती है, बनास नदी। कहां से? राजसमंद के, कुंभलगढ़ के, खमनोर की पहाड़ियों से, पहले बता चुका हूं। यहां से निकलती है, चित्तौड़ जाती है, भीलवाड़ा जाती है, अजमेर जाती है, टोंक जाती है, और सवाई माधोपुर में, यहां रामेश्वरम में चंबल से मिल जाती है। खैर, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि यहां जब राजसमंद में आओगे तो राजसमंद में एक जगह है देवगढ़, ये मैं एरो कर देता हूं, देवगढ़। और यहां देवगढ़ में कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती थी, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां, लेकिन चंबल नदी जब बहने, सॉरी बनास नदी जब बहने लगी, ये बनास नदी ये बहती हुई आई, बहती हुई आई, बहती हुई आई, तो इसने क्या किया, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को काट कर और ऐसे छोटे 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 टीले के रूप में परिवर्तित कर दिया, और इन टीले नुमा आकृति को कहते हैं पीडमांट। अर्थात राजसमंद जिले के देवगढ़ में जो टीले नुमा आकृतियां हैं उनको हम पीडमांट कहते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह था कि राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट टीले नुमा पहाड़ियों को पीडमांट कहते हैं, तो यह स्टेटमेंट राइट, सही है, ठीक है। अगला है कि विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को आबू गुलाब कहा गया है। नहीं, ये नहीं कहा गया। अरावली पर्वतमाला ये है, ठीक है, और अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है, विष्णु पुराण अगर पढ़ेंगे आप तो विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहा गया है। परिपत्र किसमें? विष्णु पुराण में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप सिरोही में जाएंगे तो सिरोही में इसको अलग अलग नामों से भी उच्चारित किया जाता है। कौन कौन से? मेरू कहा जाता है, सुमेरु भी कहा जाता है, अर्बुदा पर्वत भी कहते हैं, अर्बुदा पर्वत। इसके अतिरिक्त आबू गुलाब भी कहते हैं इसको, सिरोही में कहते हैं, ध्यान रखना। कहां पर? सिरोही में, आबू गुलाब। तो ये सिरोही में इन सब नामों से जाना जाता है, जबकि परिपत्र इसको किसमें कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है। अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाओ। स्टेटमेंट क्या कह रहा था? स्टेटमेंट आपका ये कह रहा था कि विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को आबू गुलाब कहा गया है। गलत। क्या कहा गया है? परिपत्र कहा गया है विष्णु पुराण में, तो ये गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट है कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम ए.एम. हेरोन के द्वारा किया गया। तो ये बात सही है। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.एम. हेरोन, और इन्होंने प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का सबसे पहले आधारभूत विस्तृत वर्णन, हालांकि इससे पहले भी वर्णन किए गए थे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ए.एम. हेरोन के द्वारा सबसे पहले वर्ष 1936 में और 1953 में। फिर से सुन लेना, ए.एम. हेरोन के द्वारा
सबसे पहले वर्ष 1936 व 1953 में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का, अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान कौन सी है? अरावली सीरीज प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो यूं कह सकते हैं कि अरावली सीरीज के संबंध में सबसे पहले आधारभूत विस्तृत वर्णन A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था। और ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल सही है। तो या तो प्री कैम्ब्रियन काल बोल देगा या अरावली सीरीज बोल देगा, क्योंकि अरावली सीरीज भी प्री कैम्ब्रियन काल की ही चट्टान है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अब यही पूछा था कौन से कथन सही है, तो हमारे यहां कौन से कथन सही आए? एक तो सी वाला सही आ गया और इसके अतिरिक्त ई वाला सही आ गया। क्लियर? तो यहां पर अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत जो बचे हुए विषय थे, थोड़े बहुत विषय जो बचे हुए थे उनको भी कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारी राजस्थान फिजिकल डिवीजन की सीरीज समाप्त होती है, लेकिन फिर भी हमेशा व्यक्ति के कुछ ना कुछ सीखने की गुंजाइश रहती है, हमेशा उसके अपडेट होने की गुंजाइश रहती है। इसीलिए यदि भविष्य में राजस्थान के फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड कोई नया विषय, बारीक से बारीक भी यदि कोई नया विषय मेरी जानकारी में आता है, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला हूं, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा और इसी की सीरीज के इन वीडियो में आगे का पार्ट का नाम देकर उसको ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये हमारी राजस्थान फिजिकल डिवीजन की सीरीज समाप्त होती है। मैंने बहुत मन से, बहुत तबीयत से, बहुत मेहनत से आपके लिए पूरी सीरीज बनाई है, इसीलिए आप भी अब पूरी जी जान से पढ़ाई करो और दिल खोलकर इन वीडियोस को शेयर करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।